हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ योर क्लास 10th का जो पार्ट 2 बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसके पहले हमने साइंस 1 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं सेम पैटर्न में। मैंने आपको पैटर्न पहले से समझा दिया है कि देख भाई, ये जो चैनल है, ये चैनल पे सिर्फ बातें होती है कंसेप्ट की, बराबर। क्योंकि आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पर ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक भी वही बोलता है। बट जब हम वेरियस कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर क्लासेस हैं, वो ये वाले पैटर्न को स्किप करते हैं और लर्निंग वाले पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लर्निंग मतलब समझ में आता है क्या? रट्टा करवाते हैं। जितने भी आपको टेक्स्ट बुक के बैक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो बाहर से टेक्स्ट बुक के बैक के क्वेश्चन मिल जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को रटवा देते हैं और आपका काम हो जाता है। बट देख भाई, वो सारी चीज़ें करने से, अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो उससे आपको सिर्फ 20 मार्क्स तक मिल सकते हैं आउट ऑफ 40। बट अगर आप कंसेप्ट बेस्ड पर चलेंगे, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पर चलेंगे, तो देख भाई ये गारंटी है 40 आउट ऑफ 40 आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंसेप्ट बेस्ड कब डेवलप होता है? जब आपका टेक्स्ट बुक का अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहता है और टेक्स्ट बुक के लाइन टू लाइन, मतलब लाइन के बीच में से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए 10th का जो भी बोर्ड है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है। एग्जाम के टाइम पे आपको साइंस 1 और 2 का रिविजन करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो हम इस चैनल पे एक इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं, हम आपको उसी पैटर्न से पढ़ाएंगे, प्लस उसके साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताया जाएगा और प्लस इस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपको इस चैनल पर बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए। और याद रखिए, कंसेप्ट से पहले होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग एक बार आपकी डेवलप हो गई तो आपको समझ जाएगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। हम नॉर्मली ना क्या होता है कि आंसर सेम रहता है, बट क्वेश्चन की पूछने का तरीका अलग रहता है। तो वही जो डिफरेंट पैटर्न है ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, वो आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने बोला लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। हम यहाँ पर पेजेस टू पेजेस कवर आउट करेंगे, या तो 2 पेज या तो 3 पेज, ऐसे थोड़े थोड़े शॉर्ट पैटर्न्स में आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। देख भाई, ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों आपस में रिलेटेड है। रिलेशन बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं चैप्टर आपको बताते जाऊंगा, वो सारी चीजें इसमें कवर आउट हो जाएंगी। अब इस टोटल चैप्टर में 4 चीजें। सबसे फर्स्ट ये है, सबसे फर्स्ट पैटर्न आपको यहाँ से ये पढ़ना है, फिर सेकेंड पैटर्न ये है, फिर थर्ड पैटर्न ये, फोर्थ पैटर्न ये। अब ये 4 पैटर्न है, तो अब मेरी जो वीडियोस रहेंगी वो भी ऐसे 4 पैटर्न्स में डिवाइड रहेंगी। तो आज की इस पार्ट में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है, फिर सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी, फिर सेल डिविजन एंड लाइफ प्रोसेस। अब सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का रिलेशन बताता हूँ। देख भाई, दोनों के अंदर हम बात करने वाले सेल के बारे में, बराबर। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो आपका रहेगा, इसके अंदर हम बात करने वाले कि सेल को एनर्जी कैसे मिलती है, एक सेल वो एनर्जी कैसे बनाता है। क्यों? देख भाई, अगर सपोज मैं एज अ पर्सन, आप एक पर्सन है, अगर आपके पास सिर्फ बोलते ना सिर्फ खाने के पैसे हैं, तो क्या उस खाने के पैसे से आप कोई नई सामान खरीदना चाहेंगे? सपोज आपके पास रेगुलर 1 महीने का खाने का पैसा दिया है आपको 10,000 to 20,000, तो क्या उस वो जो आपका ईटिंग वाला पैसा है, खाने का जो पैसा है, क्या उससे आप नेसेसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदेंगे कि कोई भी चीज़ खरीद लेंगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है? तो मैं बोलूँगा कि आपको ज़रूरी चीज़ें आप खरीदेंगे। वैसी बॉडी के पास भी है। बॉडी सबसे पहले क्या करेगी? एनर्जी बनाएगी फॉर द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि डेली लाइफ के जो आप प्रोसेस करते हैं, जैसे हो गया आपका रनिंग, मूविंग, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ों के लिए पहले वो एनर्जी बनाएगी। तो ये सारा का सारा डिस्कशन एनर्जी कैसे बनती है, कौन से प्रोसेस से बनती है, कौन से स्टेप आप यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और कौन से पार्ट से आपका एनर्जी डिराइव होता है, ये सारा का सारा पैटर्न हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अब एक बार एनर्जी बन गई है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको एनर्जी मिल गई है, तो अब ये एनर्जी फर्दर डिवाइड होगी और ये स्टार्ट करेगी क्या? रिप्रोडक्शन, मतलब अपनी जनरेशन को बढ़ाएगी। ये रिप्रोडक्शन का पैटर्न हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 1
तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसी का कंटिन्यूएशन आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, इसीलिए उसका नाम है लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर को देखते हैं कि एनर्जी कैसे आपका डिराइव होता है। चलिए जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, ये वाला पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वेरियस ऑर्गन्स आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कंटिन्यूअसली फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब याद रखना, अगर फंक्शंस को परफॉर्म करना है, कोई भी एक्शन करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, तो एनर्जी होना चाहिए। और एनर्जी कौन बनाता है, तो सेल बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो बनता है, उसके साथ साथ इसको दो चीजें चाहिए रहती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद वेरियस सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी एंड कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली बट थ्रू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। देख भाई, हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट से बनी हुई है और हर एक पार्ट अपना खुद का इंडिपेंडेंट एक्शन करता है, बट जब ये एक्शन कर रहा है तो एक्शन फुल कंट्रोल के साथ कर रहा है एंड कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहा है। कोऑर्डिनेशन के साथ मतलब क्या, कि मेरी जो आंखें हैं वो मेरे हाथ के साथ, मेरे मुंह के साथ, सारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो आपका जो बॉडी है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म में सेम रहता है। दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। अब ये काम करने के लिए हमें इनको क्या देना पड़ता है, कंटिन्यूअस एनर्जी देना पड़ता है। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर आप चल रहे हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं तो भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर ये है, देखो कार्बोहाइड्रेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। याद रखना, इट इज हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया तुमको एनर्जी नहीं दे रहा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता तो यहां पर हम क्या लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी। बट देख भाई, हार्वेस्टेड का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक पोजीशन है, एक प्लेस है जहां पर एनर्जी क्या हो रहा है भाई, डिराइव हो रहा है। और एनर्जी को बनाने वाले लोग अलग हैं। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। अब इस पूरे जो भी मैंने मार्किंग की, इसमें सिर्फ जो ग्रीन वाला लाइन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आप इस पेज पर वापस आएंगे तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फर्स्ट आपको लिखना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। अब याद रखना, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट तो ठीक है, फैट की जगह आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोटीन। दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। बहुत सारे क्लासेस के टीचर्स भी इसे नहीं बताते, पता नहीं क्यों, शायद उन्हें पता नहीं चलता या फिर कुछ और ही रीजन रहेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, अभी ये जो फैट और लिपिड का बात बोला ना मैंने, ये दोनों सेम है रे भाई। फैट और लिपिड दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा एंड लिपिड्स होगा। आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज हार्वेस्टेड। तो एग्जाम में पूछेंगे विच सेल हार्वेस्ट या फिर विच सेल ऑर्गेनल हार्वेस्ट द एनर्जी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फर्दर, इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ, इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं, आप बोलोगे सर मैंने भरपूर खाना खा लिया। एनर्जी के लिए सिर्फ फूड की जरूरत नहीं होती है, फूड के साथ साथ एक और बंदा है जिसकी जरूरत लगती है एंड दैट इज योर ऑक्सीजन। इसीलिए आप दो फंक्शन करते हो। फूड वाला जो फंक्शन रहता है उसे बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑक्सीजन वाला जो फंक्शन इसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने 8th में पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने 8th में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम 7th में पढ़ा था। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अब हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे और एनर्जी प्रोडक्शन देखेंगे। फर्दर चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इट इज नॉट दैट ओनली लाइक फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लीजिए। ऑल द फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखना, अगर मुझे मेरी बॉडी में, ये सपोज मेरा पूरा एक बॉडी है, यहाँ पर सपोज कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है और अगर इस चीज को मुझे यहाँ से उठाकर मुझे इस कॉर्नर पे यहाँ तक पहुँचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी कौन से सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर मुझे कोई चीज़ पहुँचानी है तो मैं उसे डायरेक्टली कहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, ब्लड के अंदर, और वो अलग अलग जगह पर विद द हेल्प ऑफ ब्लड पहुँच जाएगी। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, बिसाइड इट इज
coordinated by the control system of the body, that is each life process contributes in its way in the process of energy production. Functioning of all this process, life process also requires energy. Human and other animals consume fruits and vegetable. Plants are autotroph, they prepare their own food, they utilize some of the food for themselves whereas remaining stored in. हमें जो फूड मिलता है, ये इस लाइन में ये बताया कि ह्यूमंस एंड अदर एनिमल कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कौन बनाता है? तो प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर वो बना सकते हैं. दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड. वो अभी देख भाई, वो अगर खाना बना रहा है, प्लांट अगर फूड बना रहा है तो वो पहले खुद के लिए रखेगा, फिर जो बच जाएगा वो बाकियों को बांट देगा. बाकी कौन? हम ह्यूमंस. वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल and obtain different nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals. Which food material do we consume to obtain this nutrients? We obtain, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पूरा पॉइंट होने वाला है, ये मार्क कर लेना. कार्बोहाइड्रेट में कहाँ से मिले, एग्जाम में आपको पूछेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो आपको लिखना है क्या? मिल्क, फ्रूट्स, जैगरी, केन शुगर, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट मीट, सीरियल. लाइक सीरियल्स का मतलब क्या होता है? वो जो आपके दाल रहते हैं, चावल रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, वो वीट, मेज, रागी, जवार, मिलेट, राइस. वी गेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देख भाई, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं. सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया? कार्बोहाइड्रेट है. 3 मेन कौन है? कार्बोहाइड्रेट. स्पेलिंग पे मत जाओ, खाली भावनाएं पे जाइए. कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ नेक्स्ट हमारा कौन है? फैट. कोई दूसरा नाम हमने क्या दिया भाई? तो लिपिड्स. और नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोटीन. अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ये 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है. लिपिड्स की बात करूं तो 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्रोटीन की बात करूं तो 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर के आगे में हमें ये बाकी के 2 का वैल्यूज मिलेगा, बट मैंने आपको अभी बता दिया. अभी आप नोट डाउन कर लीजिए तो सारी चीजें एक साथ रहेंगी. तो ये देखो, ये क्या हो गया? ये जो 3 चीजें हैं, दिस आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. और ये इनका क्या है? एनर्जी वैल्यू की 1 किलो कैलोरी का एनर्जी, ये लोग कितने किलो कैलोरी की एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं. तो आई होप आपको ये पेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज अवर पेज नंबर 13. चलिए, अब इसमें हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एनर्जी प्रोडक्शन. अभी हमने देखा कि 3 मेन चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड्स, एंड इसके बाद आता है प्रोटीन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई? तो कार्बोहाइड्रेट. याद रखो, अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल. कैसा मटेरियल है ये? कॉम्प्लेक्स. इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल हमारा बॉडी नहीं लेता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करना पड़ेगा भाई? तो ब्रेक करना पड़ेगा. जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करूंगा, दिस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होने के बाद दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और मेरी बॉडी ये ग्लूकोज को यूज करेगी एज अ फूड मटेरियल. और ये फूड मटेरियल ग्लूकोज के साथ जब कंबाइन होगा ऑक्सीजन, तो ये हमें प्रोवाइड कर देगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है. कितना एटीपी मिलता है? तो 38 एटीपी. ये सारे क्वेश्चंस लिखते जाइए साथ साथ में. 38 एटीपी मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ. मैंने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो ब्रेक होकर हमें क्या देगा? ग्लूकोज. और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं बाजू वाले पैटर्न्स पे. देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है. In living organism, respiration occur at 2 level, at body and cellular level. याद रखना, body level और cellular level. Oxygen and carbon dioxide are exchanged between body and surrounding in case of respiration occurring at body level. तो एग्जाम में आपको पूछेंगे तो एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आएगा, रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल, एक्सचेंज डैश एंड डैश. तो ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, फूडस्टफ्स आर ऑक्सीडाइज आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो ये हो जाएगा इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल. तो सेलुलर लेवल पे क्या होता है? वहां पर कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है. वहां पर ये जो ग्लूकोज है इसी में आग लगा रहे हैं. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है भाई? तो आग लगाना. चलिए, अब यहाँ पर चेकआउट करते हैं क्या बोला. देखो, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड. तो डेली नीड को एनर्जी जो हमें है, तो आगे एग्जाम में आपको पूछा विच फूड मटेरियल गिव्स एनर्जी डेली हमें कौन एनर्जी दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन और फैट डेली नहीं देगा भाई, वो अंडर बोलते ना इनसफिशिएंट सर्कमस्टेंसेस में देगा. तो याद रखना, डेली के लिए कार्बोहाइड्रेट. यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके क्लासेस वाले मिस आउट कर जाते हैं और आपको ऊपर से चैप्टर पढ़ा दिया जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो ये जो डेली एनर्जी, ये कौन से फॉर्म में होता है? तो एटीपी. कितना एटीपी? अभी बताया मैंने, इधर देखो ऊपर लिखा है 38 एटीपी.
फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज, देखो भाई ग्लूकोज आ गया, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ी देर में हम समझेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया, ग्लूकोज जो था आपका, ग्लूकोज इसको वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और यहां से एनर्जी जनरेट करेंगे। आगे देखो क्या बोला है, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड। सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखना ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, कितने स्टेप्स में, तो 3 स्टेप्स में ऑक्सीडाइज होता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। अब ये जो 3 स्टेप है इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है भाई, तो ग्लाइकोलाइसिस। फिर ग्लाइकोलाइसिस से हमारा जो नेक्स्ट बंदा आएगा दैट विल बी योर टीसीए साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद आएगा आपका ईटीसी दैट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शंस। तो चलिए ये तीनों को हम पार्ट बाय पार्ट समझते हैं और तीनों का रिलेशन समझते हैं कि ये तीनों एक साथ क्यों आते हैं। चलिए ये तीनों को समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था भाई, ग्लाइकोलाइसिस। ये जो मेरा ग्लाइकोलाइसिस होता है इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारी बॉडी को मिल गया कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अब ये कार्बोहाइड्रेट को मेरी बॉडी क्या करेगी, विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन के थ्रू या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, द बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट, ये बॉडी इसको किस में कन्वर्ट कर देगी भाई, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। और एक बार जैसे ही ग्लूकोज मिल गया तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर मुझे ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करना है तो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, ग्लूकोज। तो एग्जाम में तुमको पूछेंगे फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डैश इज रिक्वायर्ड, तो आपको आंसर क्या लिखना है भाई, ग्लूकोज लिखना है। ये अंदर के क्वेश्चंस है, बोलते ना डेप्थ क्वेश्चंस है। जब आप अच्छे से रीडिंग या फिर कोई सामने आपको अच्छा पढ़ाने वाला है, जो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आएंगे, ये सामने से टीचर आपके दिमाग में डालना चाहिए, बट आपके कोचिंग क्लासेस वाले ये नहीं करते हैं। जब ग्लूकोज मिल जाएगा तो ये ग्लूकोज को ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ये सारा का सारा नाटक किधर चलेगा, तो ये सारा का सारा नाटक चलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। किधर चलेगा, साइटोप्लाज्म। अभी बात करते हैं हम आगे। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो ये मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा। जो ये फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, पाइरूवेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पाइरूवेट। या फिर ये पाइरूवेट ही आपका कन्वर्ट होगा किसमें, तो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूविक। इतने पैटर्न को आप क्या बोलते हो भाई, तो ग्लाइकोलाइसिस। चलिए अब ग्लाइकोलाइसिस का मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं। चलो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां पर देखो ये ग्लूकोज दिया है। अब ये ग्लूकोज ना ये सारे स्टेप के साथ ऑक्सीडाइज होगा और यहां पर देखो लास्ट में क्या मिल रहा है, पाइरूवेट मिल रहा है। अच्छा ये फिगर्स आपको डरने की जरूरत नहीं, ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये 11th स्टैंडर्ड से आपकी पैटर्न्स ये स्टार्ट होंगे, तो फिलहाल के लिए टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्ट क्या मिल जाता है, पाइरूवेट मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करता हूं, चलो यहां पर हम पॉइंटर्स बनाना चालू करते हैं। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करता हूं, ये सारी चीजें लिख के रख लेना। ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ग्लूकोज। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज को ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। अच्छा ये सारा का सारा नाटक किधर हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। ये भी पूछेंगे लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि इसको जला रहे हैं। जब इसको जलाएंगे तो इससे दो चीजें निकलेंगी। सबसे पहला चीज तो निकलेगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पाइरूवेट। इसी को आप कन्वर्ट किस में करेंगे, तो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, पाइरूविक एसिड। प्लस इसके साथ साथ इन्हें यहां पर एक्स्ट्रा चीज क्या मिलेगी, दैट विल बी योर एटीपी मिल जाएगा। बराबर, इतना हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेकेंड जो पैटर्न आता है दैट इज गोइंग टू बी योर टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का दूसरा नाम होता है क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अब ये जो अच्छा ये जो पैटर्न था, जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये हमारा कैसा है, लीनियर है। लीनियर मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप वाला बंदे लोग है ये लोग। लेकिन जब मैं टीसी और क्रेब्स साइकिल की बात करूंगा तो ये कैसे चेन ऑफ रिएक्शन है, तो साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस यहां पर मिलते हैं। अब ध्यान से सुनो, टीसीए साइकिल को स्टार्ट करने के लिए इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है भाई, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए
ये होता है इसका स्टार्टिंग मटेरियल। क्या ये स्टार्टिंग मटेरियल मेरे पास है? नहीं। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसको बनाने के लिए टू मेकिंग, इसका जो मेकिंग है वो किसके थ्रू होता है? तो अभी जो हमको मिला दैट इज योर पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, इसका मतलब क्या कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस था, ध्यान से सुनो कनेक्शन, ग्लाइकोलाइसिस है, ये ग्लाइकोलाइसिस मुझे क्या बना कर देगा? ये मुझे बना कर देगा पायरुविक एसिड। क्या बना कर देगा? ये पायरुविक एसिड, बराबर। अब ये पायरुविक एसिड से क्या बनेगा भाई? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये एंटर करेगा कहां पर? ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, ये मिक्सअप हो जाएगा किसके साथ? तो क्रेब साइकिल के साथ। और उसमें भी क्रेब साइकिल में सिर्फ यूज किसका होता है? ध्यान से सुनना, क्रेब साइकिल में यूज सिर्फ और सिर्फ असिटाइल पार्ट होता है। असिटाइल पार्ट होता है, कोएंजाइम ए फर्दर बाहर रिलीज हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया। और जैसे एसिटाइल पार्ट मिलता है तो क्रेब साइकिल क्या करेगा? अपना फंक्शन दिखाना चालू कर देगा, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करना चालू कर देगा? तो एटीपी। तो ऐसे आपको क्रेब साइकिल से एटीपी मिलता है और ऐसे ही आपको यहां से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एटीपी मिलता है। अब चलिए इसका एक मिक्सिंग वाला डायग्राम देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला आपको कि ये जो पैटर्न है ना भाई, ये जो पैटर्न है यहां पर देखो, ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म एंड सिट्रिक एसिड साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये यहां से ग्लूकोज दिख रहा है, ग्लूकोज आपका क्या हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या दे रहा है? पायरुवेट। ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा भाई? तो पायरुविक एसिड। किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। और ये देखो ये इधर एंट्री मार रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर चला गया, सॉरी ये पायरुवेट था, पायरुविक एसिड, और ये आपको क्या बना कर देगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें से कोएंजाइम ए बाहर चला जाएगा और एसिटाइल पार्ट सिर्फ अंदर एंट्री मारेगा और ये साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस करना चालू करेंगे और जिसमें से आपको क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा। तो आई होप आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया कि क्या क्या पार्ट हमने डिस्कस आउट किया है। तो चलिए अब ये वाला भी डायग्राम एक बार अगर आप देख लें तो यहाँ पर देखो ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्रेब साइकिल। अभी देखो यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, बताओ ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को कौन बना रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाने वाला बंदा है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किधर से मिलेगा? तो ग्लूकोज से मिलेगा। ग्लूकोज का जब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो? तो भाई तो ग्लाइकोलाइसिस। देख कितना मक्खन हो गया पढ़ने के लिए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में से ये कोएंजाइम है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एसिटाइल पार्ट एंट्री मारेगा और ये साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस बनाकर हमें क्या प्रोड्यूस करके दे देगा भाई? तो एटीपी प्रोड्यूस करके देगा। चलिए अब देखते हैं इनके बाय प्रोडक्ट क्या है, हम रीडिंग आउट कर लेते हैं। ये भी एक डायग्राम देख लो, तो ये साइक्लिक चेन है, अलग अलग डायग्राम बना के रखा है, साइक्लिक चेन है ये भी। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो ऊपर आपको दिया है वैल्यूज। सबसे पहला तो देखो ये पायरुवेट दिया है, पायरुवेट से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम है, कोएंजाइम में बाहर निकल गया और एसिटाइल पार्ट अंदर एंट्री मारता है और यहाँ से ये साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन चालू होता है। इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल दोनों एक साथ ही ऑपरेट होते हैं। चलो ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं फर्स्ट स्टेप में। जो जो पॉइंट मार्क करवा रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट्स मार्क कर लेना। तो जब हम प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, 2 पायरुविक एसिड बनेगा, 2 एटीपी बनेगा, 2 NADH2 बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच बोला है, तो याद रखना एग्जाम में आपको पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। अगर तुमने लिख दिया तुमको तो पता भी नहीं चलेगा कि इधर बोला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। तुम बोलोगे सिर्फ पायरुविक एसिड बनता है तो खत्म, एक पायरुविक एसिड खत्म। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड। किस में कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड को? जल्दी बताओ किस में कन्वर्ट करते हैं? पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल का स्टार्टिंग मटेरियल है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। याद रखना ग्लाइकोलाइसिस में हर चीज 2-2 बन रही है। यहां तक आपका एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया और आपका ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाता है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट एंट्री मारते हैं TCA पे, TCA का स्टार्टिंग मटेरियल बोथ मॉलिक्यूल्स
कितना, अच्छा एसिटाइल कोएंजाइम में कितना बनेगा, ये भी 2 बनेगा, याद रखना 2 मॉलिक्यूल। अब ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम में किधर एंट्री मारेगा, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका मतलब टीसीए किधर ऑपरेट हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑपरेट हो रहा है। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड एज अब याद रखना है साइक्लिक चेन है, साइक्लिक चेन। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो ये साइक्लिक चेन नहीं है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आगे, is operated on it in the mitochondria. Acetyl part of acetyl coenzyme is completely oxidized through a cyclical process and molecules of CO2, H2O, NADH2 are derived. अच्छा, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स डिराइव हो रहे हैं। यहाँ पर एसिटाइल पार्ट ही सिर्फ यूज हो रहा है, याद रखना सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल पार्ट ही यूज हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। एक बार आपको और मैं इसका प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं। देख भाई, जब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं और इसी के साथ साथ हम टीसीए की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा होता है वो होता है मेरा NADH2, फिर होता है ATP, फिर होता है H2O, फिर होता है पाइरूवेट, बराबर। ये सारे के सारे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 NADH2, 2 ATP, 2 H2O, 2 पाइरूवेट। ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पाइरूविक एसिड में, और ये पाइरूविक एसिड हमें क्या बना कर दे देता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। अब इसमें से भी सिर्फ क्या टीसीए में कौन एंट्री मारेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में एंट्री मार देता है, बराबर। अच्छा, ये बताया मैंने आपको, ये किधर ऑपरेट करता है और ये किधर ऑपरेट करता है, ये साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया। टीसीए में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से सुनना। टीसीए में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NADH2, फिर FADH2, फिर H2O, फिर ATP। ये सारे एक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ पर 2 से 3 ATP मिल जाता है, टीसीए से भी 2 या 3 ATP आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इससे ज्यादा ATP कौन रिलीज करता है, तो ETC रिलीज करता है 36 to 34 ATP। तो टोटल हमारी बॉडी में 38 ATP यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ रहेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई रहेगी। हमने आज 2 पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, टोटल कितने होते हैं, 3, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें से हमने 2 डिस्कस कर लिया। थर्ड वाला जो रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करके हम एटीपी के बारे में डिस्कशन को क्लोज आउट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रहे, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।